मॉरिशस के रास्ते टैक्स चोरी का रास्ता होगा बंद। 1 अप्रैल 2017 से निवेश पर लगेगा कैपिटल गेन टैक्स। 33 साल पुराने टैक्स संधि में बदलाव से बाजार पर भी पड़ेगा असर। मॉरिशस टैक्स ट्रीटी में बदलाव से एग्जिट निफ्टी नर्वस 1.25% की कमजोरी। हालांकि बाकी ग्लोबल मार्केट्स अच्छे। डाउ नैस्डैक में 1.25% की मजबूती। यूरोप भी मजबूती के साथ ही हुआ बंद। उम्मीद से बेहतर रहे जी एंटरटेनमेंट के नतीजे। विज्ञापन में आय में 29% की बढ़त। आज नतीजों के लिहाज से बड़ा दिन। कोटक बैंक, एशियन पेंट्स, अपोलो टायर और हेवल्स जैसे दिग्गजों के नतीजों का है इंतजार। टेलीकॉम शेयरों पर आज रखिए नजर। कॉल ड्रॉप मामले में सुप्रीम कोर्ट सुनाएगा आज अंतिम फैसला। टाटा स्टील के ब्रिटिश कारोबार को खरीदने की दौड़ में जेएसडब्ल्यू स्टील भी शामिल। कुल 7 कंपनियों ने लगाई बोलियां। जुलाई तक मिल सकता है टाटा स्टील को नया खरीदार। उत्तराखंड का सस्पेंस होगा खत्म। कल हुए शक्ति परीक्षण के नतीजों का आज सुप्रीम कोर्ट करेगा ऐलान। कांग्रेस को कुर्सी बनाए रखने का भरोसा। और 9,000 करोड़ रुपए के बकायेदार विजय माल्या को भारत लाने की कोशिशों को लगा तगड़ा झटका। ब्रिटेन ने माल्या के प्रत्यार्पण से किया इनकार। और बेहतरीन तेजी के माहौल में एक बाजार का मूड खराब करने वाली खबर, जहां मॉरिशस के रास्ते आने वाले पैसों पर अब लगेगा टैक्स। बाजार के लिए, सेंटीमेंट के लिहाज से ये बड़ी खबर, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिहाज से बेहतरीन। इस बीच ग्लोबल मार्केट्स में भी बड़ा इंटरेस्टिंग माहौल है। तो इन सब के बीच में क्या 7,700 7,900 की ट्रेडिंग रेंज के किसी की पार निकलेगा बाजार? ये बड़ा सवाल है। और आज की कमजोरी के बाद कैसे करे ट्रेड, इस पर हमारा खास फोकस। नमस्कार, मार्केट काउंटडाउन में आप सबका स्वागत है। मैं हूं अनिल सिंह। नमस्कार, और मैं हूं हेमंत भाई। और हमारे साथ जुड़ेंगे हमारे खास मेहमान, PowerMyWealth.com के फाउंडर और सीईओ संदीप पागले और इनॉक वेंचर्स के एमडी और सीईओ विजय चोपड़ा। लेकिन सबसे पहले देखिए एसजीएस निफ्टी किस तरह से संकेत दे रहा है। जी हां, सॉन्ग नीचे शुरुआत होगी आज निफ्टी की, इस तरह के संकेत वहां से मिलते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि ग्लोबल मार्केट्स का सेटअप काफी मजबूत है। 200 अंक ऊपर जाकर डाउ ने समाप्ति दी। हैट्रिक चांस था पूरा मार्केट के लिए। 460 पॉइंट की तेजी सोमवार को, करीब करीब 80-82 पॉइंट की तेजी कल सेंसेक्स में देखने को मिलती। तो हैट्रिक चांस मिस हो रहा है। और खबर वही कि मॉरिशस की जो संधि है उसमें बदलाव हुए हैं। ये बताइए क्या डिटेल्स आपने इसमें से पढ़े और क्या मेजर हाइलाइट्स क्या हैं इसकी? हेमंत, देखिए एक बात साफ है कि सरकार और रेगुलेटर काफी लंबे समय से मॉरिशस के जरिए आने वाले पैसे पर नजर बनाए हुए हैं। सरकार की चिंता क्वालिटी ऑफ मनी को लेकर है। जो पैसा वहां से आ रहा है उसके पीछे कौन इन्वेस्टर्स हैं, उसको लेकर से भी जब तक मन बनाने की कोशिश करती है कि पी नोट्स पर बैन लगाया जाए, उनकी और डिटेल्स मांगी जाए। और जब भी ऐसा आता है तो बाजार का मूड खराब होता है। लेकिन इस बार इस बात की कमान सरकार ने ली है और सरकार ने ये कहा कि हम मॉरिशस की सरकार के साथ ही बातचीत करते हैं। वहां जो डबल अवॉइडेंस टैक्स एग्रीमेंट है उस ट्रीटी को ही खत्म कर दिया जाए या उसमें बदलाव किया जाए। अब इस बदलाव से होगा ये कि मॉरिशस के जरिए जो भी पैसा हिंदुस्तान में आ रहा है, पहली बात तो ये कि सरकार वहां से उन तमाम इन्वेस्टर्स की डिटेल ले पाएगी। और दूसरी बात यह कि ये पैसा अब टैक्सेबल होगा। अभी तक होता ये था कि चूंकि मॉरिशस एक ऐसा देश है जहां जिनके साथ हमारी संधि है, अगर वहां टैक्स नहीं लगता, यहां टैक्स नहीं लगता, तो वो टैक्स फ्री पैसा था। तो मॉरिशस में छोटी मोटी आपने ऑफिस खोल ली, पैसा रूट किया, हिंदुस्तान से घूम फिर कर मॉरिशस पहुंचा, मॉरिशस से पार्टिसिपेटरी नोट्स या किसी एफआई के जरिए फिर से हिंदुस्तान में आ गया। तो उसका जो फायदा उठाने की, जिसे राउंड ट्रिपिंग कहते हैं, वो कोशिश अब सरकार ने बंद कर दी है। हाँ, अच्छी बात एक ही है और वो ये कि ये एकदम से अचानक से बंद नहीं किया गया, आपको पूरा समय दिया जा रहा है। साथ ही एक बहुत बात साफ कर दी गई कि 1 अप्रैल 2017 के पहले जितना पैसा आया है उन पर सवाल नहीं उठाया जाएगा। यानी कि अब से लेकर मार्च तक और पैसा लगाना चाहे कोई तो लगा सकता है, उस पर सवाल नहीं होगा। लेकिन उसके बाद वालों पर सब पर सरकार की नजर। काफी सारी अच्छी बातें दिख रही हैं। तो क्लैरिटी आ गई। देखिए टैक्स मामले में कई दिनों से अनिश्चितता बनी हुई थी कि जिस दिन ये होगा तो किस रूप में होगा, कैसा होगा। और आप देखिए जैसा कि आप भी कहें, रेट्रोस्पेक्टिव नहीं किया है, प्रोस्पेक्टिव किया है। ये सबसे बड़ी बात है। और लंबा पेंडिंग इशू अगर सॉल्व हो जाए और इस तरीके से सॉल्व हो जाए तो ये एक और अच्छी बात है। और आप जो कह रहे हैं कि 1 अप्रैल 2017 तक तो पैसा आप लगाइए,
और उसके बाद ही आगे जाकर देखना होगा टैक्स होगा। और एक और अच्छी चीज थी, 2017 से 2019 के बीच में अगर आप पैसा लगाते हैं तो उसका आधा ही आपको टैक्स देना होगा। तो भारतीय बाजार में जो लोग कैपिटल गेन्स लेते हैं उसमें 15% टैक्स और उनको 7.5% के आसपास का टैक्स। तो कई सारी चीजें हैं, ग्रैंड फादरिंग का रूट काफी अच्छा कहा जा रहा है। ये ट्रांजिशन पीरियड में है, लेकिन अल्टीमेटली सबसे बढ़िया बात जो मुझे लगती है वो ये कि हिंदुस्तान के इन्वेस्टर्स और एफआईज दोनों को टैक्सेशन के लिहाज से अब सेम लेवल पर किया जाएगा। ऐसा नहीं कि आप मॉरिशस से आ रहे हैं तो आपको टैक्स कम देना पड़े, हिंदुस्तान का इन्वेस्टर अपने ही बाजार में पैसा लगाए तो उसे टैक्स ज्यादा देना पड़े। ये तो क्वालिटी ऑफ मनी की बात हुई, लेकिन हेमंत बाजार की चिंता जो है वो क्वांटिटी ऑफ मनी को लेकर है कि क्या पैसा आना कम होगा। और इसका अगर सीधा हाँ या ना में सवाल पूछा जाए तो हाँ, पैसा आना कम होगा। उसकी वजह बताऊं, कई सारी ऐसी कंपनियां, आप देखिए कई सारे स्टॉक्स आपको ऐसे मिलेंगे हिंदुस्तान में जो एडीआर जीडीआर करते हैं। अगर हिंदुस्तान के किसी इन्वेस्टर को पूछें या फंड को पूछें, वो कभी उनमें पैसा नहीं लगाएंगे, लेकिन एडीआर जीडीआर आसानी से भर जाते हैं, एफसीसीबी में इन्वेस्टर्स मिल जाते हैं। इसका मतलब साफ है, कई सारी ऐसी कंपनियां हैं जो घूम फिरकर पैसा विदेशों से घुमाकर वापस हिंदुस्तान में लेकर आती है। तो इस तरह की कंपनियों के लिए दिक्कत होगी। तो क्वांटिटी ऑफ मनी में डेफिनेटली इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो आज आपको उन शेयरों पर नजर रखनी चाहिए जिनमें पार्टिसिपेटरी नोट्स का इन्वेस्टमेंट ज्यादा है, उन कंपनियों के शेयरों पर दबाव दिख सकता है। एक और बात जो अहमियत रखती है वो यह कि अल्टीमेटली आपको ये बात सही है कि जो कोई भी एफआईज है, कोई सरकार के पेंशन फंड है, विदेशी म्यूचुअल फंड है, उन्हें फर्क नहीं पड़ता क्योंकि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स 0 है, शॉर्ट टर्म 15% लगेगा। तो उनके लिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए कहीं कोई फर्क नहीं पड़ता। अब वो हिंदुस्तान में पैसा लगाएंगे तो सिर्फ टैक्स बेनिफिट के लिए नहीं, वो हिंदुस्तान को अच्छा समझते हैं इसलिए लगाएंगे। लेकिन हाँ, एक और जगह जहां फर्क पड़ेगा वो हेज फंड्स हैं। कई सारी एफआईज ऐसी हैं जो सिर्फ ट्रेडिंग करती है, हेजिंग करती है, हेज फंड्स के तौर पर कारोबार करती है। तो उन हेज फंड्स का पैसा हिंदुस्तान में थोड़ा कम हो सकता है क्योंकि टैक्स एडवांटेज उनके हाथ से निकलता हुआ दिखेगा। जहां उन्हें 0% टैक्स देना पड़ता था, अब वो डिलीवरी बेस्ड ट्रेड करेंगे, 15% टैक्स होगा। तो अल्टीमेटली टैक्स की जो कॉस्ट उनके लिए बढ़ेगी आगे चलते हुए। तो हेज फंड्स की एक्टिविटी में हो सकता है थोड़ा कारोबार हो सकता है, इनके चलते कुछ कारोबार आपको विदेशों में दूसरे एक्सचेंज पे शिफ्ट होता हुआ दिखे। लेकिन एक बात तय है, अब ग्राउंड लेवल प्लेइंग फील्ड हो जाएगा क्योंकि न सिर्फ मॉरिशस बल्कि सरकार की नजर सिंगापुर पर भी है और उसके बाद एक बड़ा देश जो बचेगा वो साइप्रस होगा। देखते हैं कि वहां उनके साथ भी ऐसा होता है। बिल्कुल, सिंगापुर की ट्वीटी में लिखा था कि अगर मॉरिशस की ट्वीटी में ये चीज है तो सिंगापुर में भी वैलिड होगी, क्योंकि अब मॉरिशस में चेंज हो गए तो सिंगापुर में भी चेंज होती हुई नजर आएगी। आइए आपको सुनाते हैं आर्थिक मामलों के सचिव शक्तिकांता दास ने क्या कहा इस ट्वीटी पर। 40% इन्वेस्टमेंट इंडिया में जो आता है मॉरिशस से आता है, उसमें इन्होंने कहा है कि 2017 मार्च के पहले जो भी इन्वेस्टमेंट इंडिया में आया है मॉरिशस के द्वारा, उसको हम ट्रीटी, एग्जिस्टिंग ट्रीटी का प्रोटेक्शन देंगे, उस पर हम टैक्स नहीं लगाएंगे। जो 2 इन्वेस्टमेंट 17 और 19 के बीच में आया है, 1 अप्रैल 2017 और 31 मार्च 19, उस पर हम 50% टैक्स रेट लगाएंगे। तो ये एक अच्छा, बहुत ही बढ़िया बेनिफिशियल बदलाव है और मुझे लगता है 2019 तक सिस्टम ऐसा करेक्ट हो जाएगी कि सभी इन्वेस्टर को ये सेम टैक्स रेट की प्रोविजंस लगेगी। अमेंडमेंट प्रोटोकॉल अभी साइन हो गया है, इसमें टैक्स क्लैरिटी आ गया है मॉरिशस रूट के बारे में। ये बहुत बड़ा एक डेवलपमेंट है। ये राउंड ट्रिपिंग के बारे में हम लोग बातचीत कर रहे थे कि भारत में जो ब्लैक मनी है शायद वो जाके बाहर जाके फिर राउंड ट्रिप होके मॉरिशस जैसे रूट के थ्रू आ रहे हैं। तो ये जो राउंड ट्रिपिंग का एक रूट था वो रूट इसके बजाय अभी बंद हो गया है। इसमें जो ग्रैंडफादरिंग क्लॉज का प्रोविजन है, 1 अप्रैल 2017 तक जो इन्वेस्टमेंट आएगा, जो इनफ्लो आएगा, उसके ऊपर ये जो है लागू नहीं होगा। 1 अप्रैल 17 के बाद ये लागू होगा और 2 साल तक इसमें 50% जो टैक्स रेट है उसका 50% लागू होगा। चलिए, तो शक्तिकांता दास जी कहते हुए कि ग्रैंड फादरिंग जो रूट है, यानी अगर आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं 31 मार्च 2017 तक और वो कभी भी आगे चलकर वो आप उसको बुक करेंगे तो आपके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। ये एक बड़ी अच्छी चीज कही गई है। और दूसरे देशों में जब संधियां होती हैं तो इस चीज के ऊपर खास विचार किया जाता है और उसको लागू किया जाता है और भारत ने भी इसी तरह की ट्वीटी अब साइन करी है। ये बताइए, लेकिन एसजीएक्स निफ्टी तो अब और देखिए कमजोर होता जा रहा है, 7,800 के नीचे फिसल गया है, 125 पॉइंट की गिरावट। कल जब ये खबर आई थी देर शाम तो 20 पॉइंट नीचे था, उसके बाद 50 पॉइंट की गिरावट हुई और आज सुबह देखिए नर्वसनेस बढ़ती जा रही है। ये बताइए फिर कैसे अप्रोच करें गैप डाउन ओपनिंग हो तो? हेमंत, इसमें कोई डाउट नहीं कि लॉन्ग टर्म के लिहाज से बाजार के लिए अच्छी खबर है। अच्छी क्वालिटी का पैसा, लॉन्ग टर्म पैसा
बाजार में आएगा, लेकिन शॉर्ट टर्म डेफिनेटली इसमें कोई डाउट नहीं कि सेंटीमेंट के लिहाज से ये नेगेटिव खबर है, क्योंकि लोगों को डर ये रहेगा, और खासतौर से ऐसी कंपनियां जहां पर पी नोट्स के जरिए बहुत पैसा आया हुआ है और जिन्हें प्रमोटर्स को पता है कि किस क्वालिटी का पैसा है, और अल्टीमेटली अगर उनकी आइडेंटिटी बाहर आएगी तो इस लिहाज से, सेंटीमेंट के लिहाज से, तो आज जो हम लगातार रोज कहते हैं ना कि रिजल्ट्स के बेसिस पर बड़े एक्सीडेंट होते हैं, कुछ एक्सीडेंट्स आज आपको ऐसे दिखेंगे जहां FCCB कन्वर्जेंस होने हैं, जहां पर पी नोट्स के जरिए बड़ा पैसा लगा हुआ, तो ये एक चीज ध्यान में रखिए। लेकिन जहां तक बाजार का सवाल है, डेफिनेटली सेंटीमेंट के लिहाज से एक नेगेटिव खबर है, लेकिन ये नेगेटिव खबर कितनी लंबी रहेगी, शायद आधा दिन। तो शुरुआती फर्स्ट हाफ में जितना बाजार को खराब होना है हो जाए, उसके ज्यादा उसके बाद कोई खराब नहीं होना है, क्योंकि सिर्फ एक ही दिक्कत है क्वालिटी ऑफ मनी में, वो हेज फंड्स के लिए। जो हेज फंड्स ट्रेडिंग करके पैसा बनाते हैं उनकी कॉस्ट बढ़ेगी, क्वालिटी इन्वेस्टर्स जो हैं उनमें हेज फंड्स को ही नुकसान है, बाकी किसी FIs को नुकसान नहीं है। हाँ, इस लिहाज से बाजार को अगर एक गैप डाउन ओपनिंग दिखानी है तो गलत नहीं है। बिल्कुल, तो हॉट मनी जो मार्केट में आता है, जाता है, निकलता है, उसके ऊपर थोड़ी सी दिक्कत की बात है, लेकिन मोटा मोटी ये जो रूल है वो काफी अच्छा है लॉन्ग टर्म के लिए। चलिए, निफ्टी को आज आपको किस तरह से ट्रेड करना चाहिए अब ये जानते हैं। हमारे साथ संदीप पागले साहब जुड़ चुके हैं। संदीप, हाय, गुड मॉर्निंग। बताइए कैसे अप्रोच करेंगे? अगर 100-125 अंक नीचे खुलता है, निफ्टी खरीदेंगे या फिर थोड़ा इंतजार करेंगे, सेटल होने देंगे? गुड मॉर्निंग हेमंत, गुड मॉर्निंग अनिल जी। आई थिंक थोड़ा सेटल होने दे। ये न्यूज बेस्ड जो झटका लगेगा वहां पर अगर आप ट्रेड करने की कोशिश करेंगे तो दोनों तरफ ट्रैप हो जाएंगे। अगर आप शॉर्ट करेंगे तो मार्केट बाउंस बैक्स देगा। अगर आपको शॉर्ट करना है और अगर आपका व्यू निगेटिव बनता भी है, जो मेरा अभी तक बना नहीं, मैं वेट करूंगा आज के लिए। एक बात कहना चाहूंगा कि जो 7850-8000 की रेंज में सोच रहा था, वो रेंज अभी नीचे शिफ्ट हो गई है। वो रेंज 7750 से लेकर 7900 तक हुई है। और आई थिंक अनिल जी ने जो भी एक्सप्लेन किया वो सही, मैं उनसे बिल्कुल सहमत हूं। ऐसा वन वे तो गिरने वाला नहीं है, लॉन्ग टर्म में ये पॉजिटिव न्यूज है, तो नीचे में बाइंग आने की चांसेस अच्छे हैं। तो मैं वेट करके, आई थिंक वेट करना ही बेटर होगा। इंतजार करने दीजिए, थोड़ा सेटल होने दीजिए। अनिल, जनरली हम देखते हैं कि इस तरह के दिनों में जहां खराब खबरें आती हैं, जहां खुलता है वहीं एक बार बॉटम बन जाता है। क्या आज का दिन ऐसा हो सकता है? संभव है, इसमें कोई डाउट नहीं। और 7750, 7800 शायद इसके बीच में बाजार कहीं सपोर्ट लेना चाहिए। जो ट्रेडिंग रेंज लगातार 7700, 7900 की हम बात करें, मुझे लगता है उसमें कहीं बदलाव नहीं है। न आप 7900 के ऊपर की क्लोजिंग देख रहे हैं, न 7700 के नीचे की क्लोजिंग। तो जब तक इस रेंज के बाहर न निकले तब तक आप अच्छी खबर या बुरी खबर के बीच झूलते रहेंगे। तो मेरा ये मानना है आज के लिए बड़ी गैप डाउन ओपनिंग हो जाए तो 7750 के आसपास आप निफ्टी खरीदेंगे। जितना नजदीक खरीदेंगे उतना बेहतर। स्टॉप लॉस 7700 पर लगाइए, 7850 ऊपर का लक्ष्य हो सकता है। तो एक रिकवरी आपको दिन के दौरान पक्के तौर पर दिख सकती है। निचले स्तर से अब वो फर्स्ट हाफ में ही तुरंत आ जाती है या इंतजार करना पड़ता है? शायद इंतजार करना पड़ेगा, सेकंड हाफ में शायद आपको वो रिकवरी मिले। या फिर दूसरा तरीका है कि ट्रेडिंग रेंज के हायर एंड पर, जो कि आज शायद मौका न मिले, 7900 के आसपास शॉर्ट करना भी ठीक है। लेकिन चूंकि अब वो इतनी गैप डाउन ओपनिंग के बाद उस लेवल की ज्यादा अहमियत नहीं रह जाती। जहां तक बैंक निफ्टी का सवाल है, 16400, 16800 ये बैंक निफ्टी की ट्रेडिंग रेंज, और कल 16800 का हमारा ऊपरी टारगेट बैंक निफ्टी हिट कर गया। आज 16400 के आसपास बैंक निफ्टी मिले, खरीदना चाहिए। 100 पॉइंट नीचे स्टॉप लॉस आप लगा लीजिए। 16600, 16800 की रेंज में फिर से टेस्ट हो सकता है ऊपर की तरफ, वहां पर आपको मौका मिलेगा प्रॉफिट बुक करने का। आज के लिए जो 2-3 सेक्टर में खास तौर से नेगेटिव की तरफ देख रहा हूं, उनमें एक तो प्राइवेट बैंक्स है, दूसरा मेटल्स है और तीसरा रियल एस्टेट। इन 3 सेक्टर में आप थोड़ा सा सावधान रहें, अदरवाइज कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ऑलराइट, चलिए एक और एक्सपर्ट की राय आपके सामने पेश करते हैं। विजय जी भी हमारे साथ हैं। चोपड़ा साहब, गुड मॉर्निंग। बताइए आप कैसे अप्रोच करेंगे आज बाजार को खुलने के बाद? गुड मॉर्निंग हेमंत। ये खैर हमने पहले भी देखा है कि जब भी गार की बात होती है, मार्केट्स में एक नर्वसनेस होती है, एक नीजक रिएक्शन देखने को मिलता है। और कल मार्केट्स के बाद जब ये खबर आई तो ये कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेड था कि आज एक गैप डाउन ओपनिंग होगी। और SGX निफ्टी भी बहुत क्लियरली इंडिकेट कर रही है। मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा गिरावट नहीं होनी चाहिए। मैं फिर कहता हूं कि 7700 का लेवल जो है मार्केट्स को रिस्पेक्ट करना चाहिए। अगर 7700 मार्केट्स नहीं तोड़ते हैं तो मुझे लगता है कि वहां से वापसी संभवतः जरूर आएगी।
और सेलेक्टिव बाइंग होती रहेगी स्टॉक्स में। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा वेट करना चाहिए, पहले ये मार्केट का रिएक्शन देखने के पश्चात हो सकता है कि उसमें आज का दिन पूरा का पूरा चला जाए, पूरा दिन आज मूड डैम्पनर रहे, मगर फिर भी मैं कहूंगा कि थोड़ा सा वेट करके फिर उसके बाद स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन के लिए वेट करना चाहिए, रिकवरी के लिए वेट करना चाहिए। तो वेट एंड वॉच का इस समय मोड पर रहना चाहिए, देखें, खुलने दें और सेटल होने दें, उसके बाद ही कोई रणनीति आपको आज बनानी चाहिए। आज बहुत अच्छा दिन था बोवेस्पा, जिसकी आप कल जिक्र कर रहे थे, ब्राजील का बाजार 4% ऊपर जाकर बंद हुआ है और यूएस में 200 पॉइंट की तेजी देखने को मिली है। इस समय जरूर आप देखिए एसजीएक्स निफ्टी दबाव में है और जो हांगकांग के बाजार है वहां पर भी थोड़ा सा प्रेशर बनता हुआ नजर आ रहा है। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद कई सारे स्टॉक्स हैं जिन पर बात करनी है आज, नतीजों के दम पर जहां पर एक्शन देखने को मिलेगा, इस सब पर बात होगी एक छोटे से ब्रेक के बाद। स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं मार्केट काउंटडाउन। वक्त हो गया ये जानने का कि टॉप 5 स्टॉक्स कौन से हैं जहां पर आज आपकी नजर होनी चाहिए। तमाम टेलीकॉम शेयरों पर रखें नजर, क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट में फाइनली फैसला आ जाएगा कॉल ड्रॉप वाले मामले पर, और जिस तरह का फैसला होगा वैसा ही रिएक्शन इन शेयरों का आज दिखने वाला है। यूको बैंक पर भी रखिए नजर। यहां पर एक छोटी सी पॉजिटिव खबर आती हुई, सरकार को इन्होंने शेयर अलॉट किए हैं, करीब 935 करोड़ रुपए वहां से जुटाएंगे और जो अलॉटमेंट का भाव है वो करंट मार्केट प्राइस से प्रीमियम का है। 37 रुपीज 45 पैसे पर इस शेयर ने कल समाप्ति दी है। अलॉटमेंट का प्राइस देखिए 41 रुपीज 47 पैसे है। तो यहाँ पर छोटी सी तेजी आज देखने को मिल सकती है। एल्केम लैब एक मामूली पॉजिटिव खबर, इसके लिए सीसीआई ने एक ऑर्डर दिया था 74 करोड़ रुपए की पेनल्टी लगाने का इस पर। इसके खिलाफ कंपनी गई कॉम्पैट में और कॉम्पैट ने इस ऑर्डर को फिलहाल रोक दिया है। त्रिवेणी टरबाइन के लिए भी पॉजिटिव खबर आती हुई, इसके नतीजे कल बाजार बंद होने के बाद आए हैं। 17% मुनाफे में इजाफा देखने को मिला है और टोटल इनकम भी देखिए 7% बढ़ी है। एबिटा में करीब 54% की बढ़त और एबिटा मार्जिन देखिए 17.5% से सीधे बढ़कर 25% के पार निकल गए हैं। ओके, और इस बीच जी एंटरटेनमेंट, इसके भी नतीजे आए हैं, उस पर भी आप नजर रखिए। जी का मुनाफा काफी दमदार बढ़कर आया है, 230 करोड़ से 260 करोड़ के आसपास। आय में भी बढ़त हुई है 1532 करोड़ के आसपास की। ईबिटा काफी जबरदस्त बढ़ा है, 270 करोड़ से बढ़कर 414 करोड़ और मार्जिन में लगभग 7% की बढ़त। विज्ञापन आय 29% बढ़ी, तो बेहद शानदार नतीजे जी एंटरटेनमेंट। तो अच्छे नतीजे जी एंटरटेनमेंट के आए हैं और मार्केट बंद होने के बाद आए हैं। पूछते हैं हमारे एक्सपर्ट से कैसा लग रहा है ये शेयर। संदीप, एक्सपेक्टेड था कि बेहतरीन नंबर्स कंपनी पेश करेगी, ये बताइए नतीजों के दम पर ही आज रिएक्ट करके ऊपर जाएगा या बाजार में जिस तरह से कमजोरी है तो नीचे आएगा? कैसे अप्रोच करेंगे इसे? हेमंत, इतने अगर निफ्टी डाउन है तो मुझे नहीं लगता ये वन वे ऊपर जाएगा। ओपन तो नीचे ही होगा, लेकिन नीचे में बाइंग की अपॉर्चुनिटी है। मुझे नहीं लगता ये 395 400 जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वो ब्रेक करेगा। और ये कल का क्लोज 418 का है, अगर ये 405 407 के आसपास ओपन होता है तो मुझे लगता है एक 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेके ऊपर के साइड में ये 435 440 अगले कुछ हफ्तों में जा सकता है। सो 8-10% की ट्रेडिंग अपसाइड ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी है, ये मैं समझता हूँ। ओके, तो ये है राय इस वक्त जी एंटरटेनमेंट पर। लेकिन बैंक निफ्टी पर भी आपसे राय लेना चाहता हूं। यहां पर अगर आज एक गैप से ओपनिंग हो निफ्टी की तर्ज पर, तो किन लेवल्स पर आपकी नजर है वागले साहब, और फिर क्या ट्रेड लेंगे आज आप बैंक निफ्टी में? अनिल जी, थोड़ा वेट करेंगे क्योंकि कल का तो कोई संकेत, वीकनेस का कोई संकेत नहीं है। 16,600 से 16,500 के आसपास अगर बैंक निफ्टी आज लेने को मिलता है, ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल्स है जो मैं समझता हूं कि 16,500 नहीं टूटना चाहिए जो भी न्यूज हो। और अगर 16,500 टूटता है तो फिर हम 16,200 की तरफ जाएंगे। तो मैं एक 16,450 का स्टॉप लॉस लेके मैं लेने की कोशिश करूंगा नियर 16,500 550 ये रेंज में मिलता है तो। और ऑन द अपसाइड मुझे लगता है मेरा 17,100 का टारगेट अभी भी वैलिड है। कुछ शायद थोड़े दिन ज्यादा लग सकते हैं। तो ऊपर के टारगेट्स मेंटेन्ड हैं, थोड़ा समय ज्यादा रहेगा, जाहिर सी बात है। जिस तरह से आज एक कैप डाउन ओपनिंग होने की उम्मीद दिख रही है इस समय मार्केट में। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। कई सारे शेयर हैं जहां पर एक्शन देखने को मिलेगा। कई छोटी छोटी कंपनियां जिन्होंने कल बाजार बंद होने के बाद नतीजे पेश किए हैं, और जेएसडब्ल्यू स्टील पर भी राय लेंगे। या सज्जन जिंदल दरअसल टाटा स्टील के यूके एसेट्स में इंटरेस्टेड है और कल इन्होंने इस बात को सार्वजनिक भी किया है। तो इस शेयर पर किस तरह से आज असर देखने को मिलेगा, इस सब पर बात ब्रेक के बाद।
हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ हैं विजय चोपड़ा साहब और संदीप वागले जी, और अब फोकस करते हैं उन स्टॉक्स और सेक्टर्स पर जहां पर आज एक्शन रहने वाला है। चलिए सबसे पहले टेलीकॉम सेक्टर के साथ शुरुआत करें। चोपड़ा साहब, बड़ा अहम दिन है, सुप्रीम कोर्ट का आज फैसला आ जाएगा कोल ड्रॉप वाले मामले में। अब कितनी राहत मिलती है या नहीं मिलती ये देखने वाली बात होगी, लेकिन जिन लोगों के पास ये तमाम टेलीकॉम शेयर है, भारतीय, आइडिया, आरकोम, क्या करें वो? ठीक है, मैं कहूँगा भारती मैं लॉन्ग टर्म बुलिश हूँ, क्योंकि वो काफ़ी वेल प्लेस्ड है फ्यूचर ऑन स्लॉट्स के लिए। जहाँ तक आरकॉम की और आइडिया की बात है, मुझे लगता है कि वो थोड़े कमज़ोर हैं पूरे टेलीकॉम क्षेत्र में। अब रिलायंस जियो के लॉन्च की बात भी हो रही है, अक्टूबर नवंबर में लॉन्च प्लान है, और मुझे लगता है जिस प्रकार से लॉन्च करेगी रिलायंस, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा डिसरप्शन होने वाला है पूरे के पूरे टेलीकॉम स्पेस में। तो भारतीय ओवरऑल हो सकता है कि अगर कुछ फाइन आए तो नेगेटिव रिएक्शन हो, बट संभवतः मुझे लगता है कि भारतीय वुड बी द कंपनी जो सबसे जल्दी रिकवर करेगी अपने लॉस से। और अगर पॉजिटिव आता है खबर तो हम सारे स्टॉक्स में तेजी देखेंगे, मगर अगर आप मेरी पर्सनल प्रेफरेंस पूछे तो मैं भारती के साथ रहूंगा। राइट, चलिए, तो भारती पसंद है, देखना होगा किस क्वांटम का जुर्माना लगता है, और लगता भी है या नहीं लगता है, ये भी एक चीज है जिस पर बात हो रही है। ₹1 प्रति कॉल और एक दिन में 3 कॉल तक का जुर्माना देने की बात TRAI ने की थी, जिसके अगेंस्ट ये हाई कोर्ट में गए थे। हाई कोर्ट में इनकी अपील पर फैसला इनके पक्ष में नहीं आया टेलीकॉम कंपनियों के, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में आज फाइनल फैसला निकल कर आने वाला है। इस पर नजर रहेगी, लेकिन नजर रखिए कई और कंपनियों पर भी। JSW स्टील, इसके चार्ट्स कैसे लगते हैं सर? बागले जी, ये कह रहे हैं कि टाटा स्टील के यूके एसेट्स को ये खरीदना चाहते हैं। करीब 7 दावेदार हैं, उसमें से इनका नाम भी आया है। कल भी हमने देखा था अच्छे बाजार में कमजोर प्रदर्शन दिखा रहा था, क्या आज भी वीकनेस बढ़ सकती है? हेमंत, कल JSW स्टील ने ब्रेकडाउन दिया है, और मेरा इनफैक्ट मैं ये सेल के तौर पे कवर कर रहा हूं, और मुझे लगता है ये 1220-1230 नीचे में दिखा सकता है। आपको 4-5% का ट्रेडिंग डाउनसाइड मिल सकता है, और मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म में मैं बुलिश था, और 1350-1360 में ये पिछले हफ्ते में टॉप आउट किया है। अब अभी मुझे नहीं लगता है वो लेवल शॉर्ट टर्म में हमको देखने को मिलेंगे। 1200-1220 शायद टेस्ट हो सकते हैं, तो मेरा व्यू बेरिश रहेगा। हल्का सा करेक्टिव मूव ऊपर में आता है, मार्केट जब भी बाउंस करता है तो ये स्टॉक बेचना चाहिए, ना कि शॉर्ट टर्म के लिए बट थोड़ा सा मीडियम टर्म के लिए भी। और अगर आपके पोर्टफोलियो में ये हो तो ऊपर में 1300-1320 के आसपास बेच के आपको नीचे में लेने का चांस मिल सकता है, अगर आप पोजीशन ट्रेडर या इन्वेस्टर है तो। तो ये JSW स्टील पर आए, लेकिन क्या टाटा स्टील भी शॉर्ट बनता है? टाटा स्टील, अनिल जी मुझे पूछ रहे हैं? जी, टाटा स्टील की वीक है, ऊपर में प्रॉफिट बुकिंग है, लेकिन पैटर्न वाइज इतना क्लियर नहीं है। अगर 320 ब्रेक करता है तो 302-303 तक जरूर आ सकता है, 7-8% उसमें भी देखने को मिलेगा। बट पैटर्न वाइज JSW स्टील में जो क्लैरिटी है, प्राइस और वॉल्यूम ब्रेकडाउन है, उतना वीकनेस टाटा स्टील में नहीं है, बट डेफिनेटली लॉन्ग तो नहीं बनता ये लेवल। ऑलराइट, फिलहाल टाटा स्टील में तेजी ना करें। कल भी आप देखिए शुरुआत में जरूर बढ़ा, लेकिन उसके बाद ठंडा कारोबार होता हुआ इस शेयर में भी नजर आया। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद हमारे साथ आदित्य अग्रवाल जी भी जुड़ेंगे, FNO एक्सपर्ट है हमारे, और हम बात करेंगे विकास खेमानी से, एडवाइज फाइनेंशियल्स के, और उनसे जानेंगे कि वो कैसे देख रहे हैं इस संधि को जो मॉरिशस के साथ सरकार ने की है। आपके सामने SGX निफ्टी सेंचुरी मारता हुआ, लेकिन नीचे की तरफ 100 अंकों से ज्यादा का नुकसान, और धीरे धीरे ये नुकसान बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। वजह यह है कि मॉरिशस के जरिए जो पैसा आता है हिंदुस्तान में FIs का, उन पर अब टैक्स लगेगा। 1 अप्रैल 2017 से ये टैक्स लगेगा, लेकिन हाँ, उससे पहले के तमाम निवेश जो है उन्हें छूट मिलेगी। अगले 2 साल होंगे एडजस्टमेंट के लिए, और फाइनली वित्त वर्ष 2020 से ये पूरी तरह से लागू होता हुआ दिखेगा। और यही वजह कि आप थोड़ा एक नीजर्क रिएक्शन दे रहे हैं। पूरे मामले को समझते हैं और बाजार पर क्या असर पड़ेगा, इस पर बातचीत करते हैं। हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं एडलवाइज सिक्योरिटीज के प्रेसिडेंट और CEO विकास खेमानी, जो कि दुनिया भर की तमाम FIs से लगातार बातचीत करते हैं, उनके टच में रहते हैं, उनसे समझते हैं कि किस तरह से FIs इस पर रिएक्ट करेंगे, किस तरह से बाजार इस पर रिएक्ट करेगा। विकास जी, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका CNBC आवाज पर। क्या इस खबर के चलते बाजार को डरना चाहिए? नमस्कार। इसके अंदर अनिल जी ऐसा है कि ये एक आप पिछले 5 से 10 वर्ष का एक देखेंगे तो बहुत
इस इश्यू को लेकर अनिश्चितता का माहौल बना हुआ रहा है। बार बार ये चीज उठती है और बार बार उसकी वजह से मार्केट वोलेटाइल होते हैं और ये डर बार बार आते रहता है। इस एक मूवमेंट की वजह से, इस एक स्टेप की वजह से वो जो अनिश्चितता थी, अनसर्टेनिटी थी, वो अभी एक परमानेंटली ओवर हो गई है। कोई भी इन्वेस्टर जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर होता है तो थर्ड पार्टी का पैसा मैनेज करता है, वो ये नहीं चाहेगा कि किसी भी पुरानी लायबिलिटी फ्यूचर में आए, क्योंकि वो एक खाली एसेट मैनेजर होता है, उसका तीसरे पार्टी का पैसा होता है और कोई भी फ्यूचर में जाके वो टैक्स लायबिलिटी को रिकवर करना उसके लिए इम्पॉसिबल होता है। तो सारे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर का एक हमेशा ये एक सजेशन रहता है कि जो भी आपका टैक्स नियम है उसमें स्थिरता हो, उसमें क्लैरिटी हो और वो जो भी आप करें उसको आने वाले समय से करें, प्रोस्पेक्टिवली करें, रेट्रोस्पेक्टिवली नहीं करें। ये 2-3 चीजें बाजें होती है। तो मुझे लगता है ये जो एक स्टेप इन्होंने लिया है इसकी वजह से ये तीनों बातें एड्रेस होती है। ये एक बहुत ही वेलकम मूव है लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से। ये एक ऑल्सो बहुत अच्छा मूव है आप डोमेस्टिक सिचुएशन को ध्यान रखेंगे तो। सरकार का एक रहा हुआ है कि जो भी राउंड ट्रिपिंग का या ब्लैक मनी का लूप होल करना है, जितना इतने वर्षों से चले आ रहा है उसको प्लग करना है, तो इसके थ्रू उन्होंने वो भी एक एड्रेस किया है। और तीसरी बात, जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर और फॉरेन इन्वेस्टर हैं उन दोनों के अंदर एक लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं था। डोमेस्टिक इन्वेस्टर टैक्स देते हैं, फॉरेन इन्वेस्टर टैक्स नहीं देते हैं। इसके अंदर कोई रैशनल नहीं है, क्योंकि अगर मतलब इन्वेस्टर्स आर इन्वेस्टर्स, डोमेस्टिक भी उतने ही वैल्यूएबल होने चाहिए जितने फॉरेनर होते हैं। तो मुझे लगता है ये दोनों अभी एक सेम लेवल पे आ जाएंगे। वो एक फेयरनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत अच्छी स्टेप है। तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत ही अच्छा दूरदर्शी कदम है जिसका इंडिया को आज नहीं पर आने वाले 5-7 सालों में ज्यादा फायदा होगा। इस अनिश्चितता की वजह से इन्वेस्टर्स को एक और कॉन्फिडेंस आएगा कि देखो सरकार वो रेट्रोस्पेक्टिवली कुछ नहीं कर रही है, सब कुछ प्रोस्पेक्टिवली कर रही है, सरकार सब कुछ सोच के कर रही है और सरकार सबका हित ध्यान में रख के कर रही है। तो ये सब होगा तो ये एक बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज भी जाता है इंटरनेशनल कम्युनिटी को कि सरकार की अप्रोच क्या है। तो मुझे लगता है ये काफी अच्छा कदम है। जनरली किमानी साहब हम देखते थे कि पी नोट्स के ऊपर अचानक से कुछ खबर आ जाती थी, कुछ फैसले आ जाते थे, क्योंकि अब काफी लंबी समय दिया जा रहा है, एक विंडो दी जा रही है। आप इस विंडो को किस तरह से देखते हैं? आपको लगता है कि पर्याप्त है ये विंडो? और ग्रैंडफादरिंग का जो क्लॉज है उसको आपने किस तरह से रीड किया? ये बहुत ही पर्याप्त विंडो है, 9 महीने का समय बहुत। एक बात तो बताऊंगा कि जो पी नोट की मामला है इसको आज पिछले 2-3 साल से आप देखेंगे तो एक रेगुलेटर और सरकार सब डिस्करेज कर रहे हैं और उसको डिस्करेज करके और डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन को एनकरेज कर रहे हैं। तो आप देखेंगे तो अभी एफपीआई के जरिए से इन्होंने इंडिया में इन्वेस्टमेंट करना बहुत आसान कर दिया है। पहले एक रिस्ट्रिक्टिव क्लास को अलाउड था, अभी एक वाइडर क्लास को अलाउड है। अभी कोई भी आके इंडिया में इन्वेस्ट कर सकता है एफपीआई के रूट के थ्रू, एज लॉन्ग एज वो लेजिटिमेट मनी हो। तो वो उन्होंने एक एनकरेज किया जिससे पी नोट का जो अपने आप ही असर कम हो गया। अभी भी फिर कुछ एक सेट ऑफ इन्वेस्टर है जो शायद नहीं आना चाहेंगे क्योंकि उनको लेवरेज नहीं मिलता है ऑनशोर मार्केट में, बट वो बहुत एक छोटा तबक्का है। तो मुझे लगता है कि जो सरकार ने पी नोट का जो डिस्करेजमेंट का माहौल है वो काफी समय से चालू है और डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन का माहौल है वो भी एनकरेज किया हुआ। तो मुझे लगता है ये एक अगेन स्ट्रक्चरली आप देखेंगे तो बहुत ही सही डायरेक्शन, मतलब सही दिशा में काम हो रहा है। ओके, तो विकास जी फिर आप ये कह रहे हैं कि अगर आज बाजार 100-125 पॉइंट नीचे खुल जाए निफ्टी पर, घबराने की जरूरत नहीं है और इस तरह की खराब खबरें जो गैप डाउन ओपनिंग देती है निवेशकों के लिए एक अच्छा मौका है शेयर खरीदने का? बिल्कुल, मैं ये कहना चाहूंगा कि इस इवेंट को लेके आप कुछ बड़ा मतलब इसको इस इवेंट को लेके बाजार में कुछ निवेश करते हैं तो उसको आप पॉजिटिव लेके कीजिए। बाकी आपका व्यू जो नॉर्मल विषय को लेके है उसको ध्यान रखिए। मेरा व्यू बाजार में अभी काफी पॉजिटिव है, पर मुझे पता नहीं शॉर्ट टर्म में क्या होगा। लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म में मुझे लगता है इक्विटी इन्वेस्टमेंट के फेवर में काफी ऑड्स हैं, काफी माहौल है, काफी अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बनता है। तो उस वस्तु को ध्यान रख के मैं शॉर्ट टर्म में कह नहीं सकता कि मार्केट 200 पॉइंट नीचे जाएगा कि 150 पॉइंट नीचे जाएगा। हो सकता है इससे और भी नीचे जाए, वो मेरा कहना ऑलमोस्ट नामुमकिन है। पर ये इवेंट की वजह से कोई भी कारण का नेगेटिव मूव जस्टिफाइड नहीं है। बिल्कुल, शुक्रिया किमानी साहब इन व्यूज के लिए। तो बाजार में कॉन्फिडेंस भरने की बात कर रहे हैं विकास, घबराने की जरूरत नहीं है, फुल मार्क्स मिल रहे हैं सरकार को। हर एक्सपर्ट से आप देखिए, कल से जो अब तक बात हुई है वो सब कह रहे हैं कि ये बहुत खराब हो सकता था और खासतौर पर जिस तरह से पीआईएल की गई थी कोर्ट में, अगर कोर्ट की तरफ से कोई फैसला आता पी नोट्स को रोकने के लिए, वो कितना बड़ा दिक्कत की बात होती। और ये फैसले तो काफी पॉजिटिव माना जाएगा सरकार ने समझी। 200-500 पॉइंट में निफ्टी निकल जाता तो बड़ी आश्चर्य की बात है। तो बहुत सही तरीके से इस मैटर को हैंडल करके निपटाया जा रहा है, जिस पर लगातार
कई सालों से रेगुलेटर्स बना हुआ है। तो चलिए, ये तो बात हुई मॉरिशस वाले मामले की, जिसमें आज जो नेगेटिव असर दिखना है शुरुआती घंटों में दिख जाए, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन आगे बढ़ेंगे किस तरफ? नतीजों की तरफ। और आज नतीजों के लिए आज से बड़ा दिन, लेकिन सबसे पहले फोकस करते हैं दो ऐसी कंपनियों पर जो निफ्टी का हिस्सा है। आज देने वाले नतीजे कोटक महिंद्रा बैंक और एशियन पेंट्स। किस तरह रहेंगे नतीजे, ये बताने के लिए हमारे दोनों रिसर्च एक्सपर्ट्स हमारे साथ है, पूजा त्रिपाठी और डिम्पी कालरा। पूजा, पहले आप बताएं कोटक महिंद्रा बैंक कैसे रहेंगे रिजल्ट्स? कोटक महिंद्रा बैंक के जो एसेट क्वालिटी है उसमें इस बार दबाव देखने को मिलेगा, क्योंकि कोटक महिंद्रा बैंक का कहना था कि आईएनजी वैश्य बैंक का जो टोटल लोन बुक है उसमें जो 6% हिस्सा है वो अभी भी स्ट्रेस्ड है, तो वहां से थोड़ा बहुत कंसर्न देखने को मिल सकता है। और उसके सामने जो प्रोविजनिंग भी करती है बैंक, वो थोड़ी बहुत बढ़ी हुई रहेगी, जिसका कि असर इस बार कंपनी के मुनाफे पर देखने को मिल सकता है। और वैसे भी काफी टाइम से कहा जा रहा था कि जो आईएनजी वैश्य बैंक को जो अपनी क्रेडिट अंडरराइटिंग प्रोसेस है उसको अभी भी कोटक महिंद्रा बैंक के साथ मैच करने की जरूरत है। तो इस बार जो एसेट क्वालिटी रिव्यू प्रोसेस हुए हैं और जो कंपनी के सामने जो रिकॉग्निशन करना पड़ रहा है वो इस बार कोटक महिंद्रा बैंक को ज्यादा करना पड़ सकता है। लेकिन लोन ग्रोथ की बात करें तो वो इस बार स्ट्रांग रहेंगी, अच्छी ग्रोथ साल दर साल देखने को मिल सकती है और मार्जिन भी 4% के आसपास बने रहेंगे। साल दर साल नंबर कंपेयर नहीं कर सकती क्योंकि आईएनजी वैश्य बैंक के साथ मर्जर हो गया था। क्वार्टर ऑन क्वार्टर नंबर्स देखेंगे तो उस हिसाब से लोन ग्रोथ और मार्जिन दोनों ही नंबर्स अच्छे रहेंगे, लेकिन एसेट क्वालिटी में दबाव देखने को मिल सकता है। चलिए, एसेट क्वालिटी में दबाव देखने को मिल सकता है, लेकिन नंबर्स ओवरऑल अच्छे रहेंगे। अच्छी तेजी स्टॉक में देखने को मिली है, देखना होगा अब ये नतीजे कैसे पेश करती है। लेकिन एशियन पेंट्स, डिम्पी, ये कैसे रह सकते हैं नतीजे आज? मुझे इसके रिजल्ट्स थोड़े अच्छे रहने की उम्मीद है, क्योंकि प्रॉफिट के टर्म्स में अगर आप देखेंगे तो शायद 30% का इजाफा आपको इस बार के रिजल्ट्स में आता हुआ दिखेगा और 440 करोड़ के आंकड़े को भी पार कर जाएगा। ऑपरेशनल एफिशिएंसी के तौर पर अगर इसका आप ओपीएम देखें यानी कि ऑपरेटिंग मार्जिन देखेंगे, वहां करीब 2.25% का इजाफा आएगा और एक करीब 17% को पार करेगा। ऑपरेशन प्रॉफिट जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो भी करीब 22% और रेवेन्यू करीब 10% आपको बढ़ता हुआ दिखेगा, यानी कि हर लिहाज से प्रॉफिट, आय, ऑपरेटिंग मार्जिन हर लिहाज से बढ़ती हुई दिखेगी। दो इंपॉर्टेंट चीज होंगी, एक तो वॉल्यूम ग्रोथ कितनी आती है, जो इस बार की एंटिसिपेशन है कि शायद 10 से 12% की वॉल्यूम ग्रोथ इस बार आएगी। मैनेजमेंट की कमेंट्री इस पर बड़ी इंपॉर्टेंट होगी। मैनेजमेंट की कमेंट्री इसलिए भी इंपॉर्टेंट होगी कि साथ में यह भी पता लगेगा कि रॉ मटेरियल को लेकर उनकी अपनी गाइडेंस क्या है, क्योंकि इस बार तो कच्चा तेल नीचे था इस क्वार्टर के अंदर, कि आने वाले दिनों में भी कुछ इस तरह का एंटिसिपेट कर रहे हैं, जो कि काफी बड़ा एक रोल प्ले करता है इनके प्राइसिंग फैक्टर को लेकर। इस बार थोड़ा सा सेल्स थोड़े से दबाव में इसलिए भी रहेंगी क्योंकि जो जाट एजिटेशन था, जाट आंदोलन था रोहतक में, उसका नेगेटिव असर इनके बैलेंस शीट्स में इस बार आता हुआ दिखेगा। और इंपॉर्टेंट चीज ये भी होगा कि अंतर्राष्ट्रीय कारोबार में कंपनी कैसे आगे प्ले करते हैं, ये भी मैनेजमेंट कमेंट्री में क्लियर होगा। स्पेशली बांग्लादेश, मिडिल ईस्ट और इथियोपिया, ये 3 बड़े बाजार इसके लिए है। ओके, तो ये है एशियन पेंट्स के नतीजों का अनुमान। देखते हैं आज नतीजों के बाद किस तरह का रिएक्शन इन दोनों शेयरों पर रहता है। शुक्रिया डिम्पी और पूजा। विजय चोपड़ा साहब, संदीप वागले साहब हमारे साथ हैं और अब वेट वेल्थ के डेरिवेटिव एक्सपर्ट आदित्य अग्रवाल भी हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं। गुड मॉर्निंग आदित्य। बड़ी गैप से ओपनिंग के आसार दिख रहे हैं, एसएक्स निफ्टी को हम सही माने तो 125 पॉइंट नीचे दिख रहा है। ये बताएं कि उन लेवल के आसपास अगर शुरुआत हो जाए, 7800 के नीचे खुले, तब क्या करेंगे आप निफ्टी पर? मॉर्निंग अनिल जी। डेफिनेटली मीन्स आज अगर संकेत को देखें तो निफ्टी एक गैप से खुलेगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वहां पे निफ्टी को बेचना चाहिए। ओवरऑल निफ्टी का स्ट्रक्चर अभी भी बुलिश है। मोटा मोटा देखें तो निफ्टी अभी भी एक दायरे में काम कर रहा है। इस पूरी जो पूरी सीरीज शुरू हुई थी, हमने देखा था 8 के कॉल पे राइटिंग हुई थी, नीचे में 7,700 के पुट पे एक राइटिंग हुई थी और निफ्टी इन दोनों ही लेवल्स को काफी ज्यादा रिस्पेक्ट कर रहा है। तो मुझे लगता है कि अगर आज गिरावट आती है तो एज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी यूज करना चाहिए। निफ्टी अगर 7780 7800 के आसपास खुलता है तो वहां पे एक बार बाय करके चल सकते हैं। हमको लगता है निफ्टी वापस 7940 के आसपास लेवल 1-2 दिन में वापस से दिखा सकता है। तो आज की गिरावट को एज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी यूज करिए विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 7740 और यहां से वापस हमको लगता है कि आज की गिरावट का एक अच्छा बेनिफिट मिलेगा बायर्स को और वो एक अच्छी लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं। तो गिरावट में खरीदारी की राय, अगर गैप डाउन ओपनिंग होती है तो वहां से तेजी का ही ध्यान रखना चाहिए, फिर यहां पर बेचना नहीं चाहिए कम से कम, ये राय तो साफ होती हुई दिख रही है। लेकिन नोवालिस के नतीजे देखिए अनिल, कल मार्केट बंद होने के बाद आए, अच्छे तिमाही नंबर्स इन्होंने पेश किए, तो आज हिंडाल्को का शेयर भी रडार पर रहेगा। चोपड़ा साहब, आपको कैसे लगे नंबर्स? डेट रिडक्शन जो इन्होंने किया है वो एक पॉजिटिव माना जा रहा है और आप देखिए वॉल्यूम ग्रोथ 4% का, उसको भी अच्छा बताया जा रहा है। क्या हिंडाल्को में तेजी हो सकती है या बाजार कमजोर है तो ये शायद ना चले आज? देखिए, नीजक रिएक्शन तो डेफिनेटली देखने को मिलेगा, मगर जिस प्रकार से इनकी फॉरेन सब्सिडरी ने रिजल्ट्स पोस्ट करने शुरू किए हैं,
सीमिंगली एक टर्न अराउंड है। अभी एक तिमाही के बेसिस पे कहा नहीं जा सकता, मगर एक लगता है कि एक टर्न अराउंड है। और यदि ये टर्न अराउंड सक्सेसफुली रन करता है कुछ और तिमाहियों तक और सालों तक, मुझे लगता है कि हिंडाल्को के लिए बहुत अच्छा मौका है। ये बात मैं कहता भी आया हूं कि जो मेटल्स हैं वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि बॉटम आउट हो चुके हैं और यहां से तेजी देखने को मिलनी चाहिए। जो कमोडिटी साइकिल में एक नया जोश देखने को मिल रहा है ग्लोबली, मुझे लगता है कि मेटल स्टॉक्स में ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम एक बुल रन शुरू हो गया है और काफी जो डैमेज हो चुका था, मुझे लगता नहीं है कि फर्दर डैमेज होगा। आज के बाजार में संभवतः आपको नीचे देखने को मिले, मगर ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम मुझे लगता है कि हिंडाल्को शुड डू गुड। तो ये है राय इन तमाम शेयरों पर आज की। ये लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद ढेर सारे स्टॉक्स ऐसे हैं जो आज पेश करने वाले हैं अपने नतीजे, और उन नतीजों से पहले उनमें दिखेगा जबरदस्त एक्शन। नतीजों के पहले खरीदें या बेचें, बताएंगे हम आपको इस छोटे से ब्रेक के बाद। हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ हैं विजय चोपड़ा साहब, संदीप वागले और आदित्य अग्रवाल जी। लेकिन अब फोकस करते हैं मॉरिशस की टैक्स ट्रीटी में जो बदलाव हुए उन पर। देश की जानी मानी कंसल्टेंसी फर्म डेलोइट के पार्टनर राजेश गांधी साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। गांधी साहब, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। बाजार को सबसे बड़ा डर ये है कि क्या हिंदुस्तान में एफआईज का निवेश इन बदलावों के चलते कम होगा? क्या आप भी ऐसा समझते हैं? ये कहना थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन मेरे हिसाब से अगर कोई इसमें नेगेटिव इम्पैक्ट होगा तो वो सिर्फ शॉर्ट टर्म होगा, क्योंकि एक तो ये जो चेंज है, जो ट्रीटी का एग्जेम्पशन निकाला गया है, ये अभी इमीडिएट नहीं है। इसको पूरा इफेक्ट इसका आएगा 2019 में। अगले 2 साल अप्रैल 2017 से अप्रैल 2019 में 50% टैक्स देना पड़ेगा। इसका मतलब आपको लॉन्ग टर्म एग्जेम्पशन तो मिलेगा जो लिस्टेड शेयर्स में मिलता है बाजार के ऊपर, और जो शॉर्ट टर्म गेन है जिसके ऊपर 15% टैक्स लगता है, उसके ऊपर आपको 7.5% टैक्स देना पड़ेगा। तो इसका जो फुल इम्पैक्ट है वो 1 अप्रैल 2019 से ही दिखाई देगा। लेकिन आपने जैसे कहा कि थोड़ा इसमें ऑप्टिकली, जैसे मॉरिशस का बहुत बड़ा हाथ है फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए, एफपीआई के लिए, और साथ ही साथ सिंगापुर का भी बड़ा हाथ है, तो इसमें थोड़ा ऑप्टिकली हो सकता है कि शॉर्ट टर्म में बाजार नीचे है। ये मेरा पर्सनल व्यू है। तो शॉर्ट टर्म में थोड़ी कमजोरी देखने को मिल सकती है। लेकिन सर ये बताइए, सरकार अब मैसेज क्या देना चाहती है ग्लोबल इन्वेस्टर्स को, और ग्लोबल इन्वेस्टर्स अब क्या समझेंगे कि अब सरकार ज्यादा ट्रांसपेरेंट होती हुई नजर आ रही है, ज्यादा बेहतर तरीके से ट्रीटीज को साइन कर रही है, अच्छा मैसेज जाने वाला है? आपको क्या लगता है? नहीं, बिल्कुल, इसमें ज्यादातर लोग मेरे हिसाब से यही सोचेंगे कि इसका जो मैसेज है पॉजिटिव है, क्योंकि एक तो ये अमेंडमेंट इन्होंने एक साथ नहीं किया है या फिर रिट्रोएक्टिव नहीं किया है, तो ये वक्त दे रहे हैं सबको कि अगले 2 साल तक हम थोड़ा कम टैक्स करेंगे, फिर 19 से ही टैक्स करेंगे, और ये एडवांस में आपको 9 महीने पहले ही नोटिस दे रहे हैं। तो ये एक बहुत पॉजिटिव है। अगर ये अमेंडमेंट नहीं होता तो नेक्स्ट ईयर वैसे भी हमारे डोमेस्टिक लॉ में गार आने वाला है, गार यानी जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल। तो बहुत सारे विदेशी निवेशकों को ये चिंता थी कि गार के बाद क्या उनको मॉरिशस का बेनिफिट मिलेगा, क्या सिंगापुर का बेनिफिट मिलेगा। तो अब ये चेंज करने के बाद वो सारा जो मतलब प्रॉब्लम है वो निकल गया है। तो वो उस तरह से मतलब सरकार ने क्लैरिटी दी है। कुछ लोग ये भी सोच सकते हैं कि पूरा एग्जम्पशन निकालने के बजाय अगर सरकार इसमें कहती कि आप मॉरिशस से आइए, आप वहाँ पे अपना बेस बनाइए तो हम आपको एग्जम्पशन देंगे। ये एक तरीका था जो सिंगापुर ट्रीटी में आज है। तो कुछ लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो सेम जो बेनिफिट सिंगापुर में वो भी मिलना चाहिए था मॉरिशस को, बट सरकार के अपने प्रेशर हैं। और दूसरा आप देखिए कि इंटरनेशनल कम्युनिटी में भी जो है बहुत सारे फॉरेन कंट्रीज में अलग अलग प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, जैसे बेप्स प्रोजेक्ट है ग्लोबली OECD का। तो बहुत सारे कंट्रीज में ये एक बड़ा कंसर्न हो गया है कि आप कोई ट्रीटी को यूज कर रहे हैं बेनिफिट के लिए, जबकि वहाँ पे आपको कोई बेस नहीं है। तो अब इंडिया की जो थिंकिंग है वो उस लाइन पे है, इंटरनेशनल थिंकिंग पे है। तो इन्वेस्टर्स इसे चौंकेंगे नहीं। ये एक तरीके से एक्सपेक्टेड ही था कि आज नहीं तो कल इस तरह के जो टैक्स लूपहोल्स हैं ये प्लग हो जाएंगे।
तो टैक्स लूपहोल्स तो प्लग होने ही थे, आज नहीं तो कल, लेकिन ये अच्छी बात कि बड़ा अच्छा लंबा विंडो दिया गया है और बेहतरीन तरीके से इस ट्रीटी को साइन किया गया है। शुक्रिया गांधी साहब आज समय निकालने के लिए और CNBC आवाज पर आने के लिए। एक भी एक्सपर्ट मैं नहीं देख रहा हूं जो कह रहा हो कि बहुत खराब ट्रीटी साइन करी है, दिक्कत की बात है। सब कह रहे हैं लॉन्ग टर्म के लिए पॉजिटिव है। विकास खेमानी कुछ देर पहले कह रहे थे गिरे तो खरीदना चाहिए, अब गांधी साहब कह रहे हैं कि खरीदना चाहिए। तो सारे इन्वेस्टर्स जो हैं, घरेलू इन्वेस्टर्स जो खुश हैं इस ट्रीटी से, वर्सेस एक जिसका हिंट आप दे रहे हैं समीर अरोड़ा साहब, वो कह रहे थे स्टूपिड स्टूपिड स्टूपिड। उनका ये कहना, इसी उनकी जगह वो सही है, इसमें कोई डाउट नहीं कि लॉन्ग टर्म के लिए ठीक है, लेकिन उनका क्या कहना है कि अल्टीमेटली तो फॉरेन इन्वेस्टर्स पर भी असर तो होगा ना। खास तौर से जो मैं बात कर रहा था कि जो हेज फंड्स हैं, जो ट्रेडर हैं, विदेशी निवेशक, उनके लिए टैक्स की कॉस्ट बढ़ने से उनकी ट्रेडिंग कॉस्ट बढ़ेगी। उनका क्या कहना है, अगर आप अमेरिका में जाकर पैसा लगाते हैं, विदेशी बाजारों में पैसा लगाते हैं, तो आपके लिए वहां पर कोई टैक्स नहीं है, न शॉर्ट टर्म है न लॉन्ग टर्म है। अब आपने हिंदुस्तान में दोनों के लिए टैक्स लगा दिया, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म तो जीरो है, लेकिन शॉर्ट टर्म आपने 15% लगा दिया, ठीक जैसा कि आप यहाँ पर लोकल इन्वेस्टर पर लगाते हैं। तो ऐसा हिंदुस्तान में क्या है जिसकी वजह से बाहर के लोग आकर यहाँ पैसा भी लगाएं, टैक्स भी दें। तो बहुत कुछ है वैसे वो अपना केस प्रेजेंट कर रहे हैं। बहरहाल अनिल, सारे इन्वेस्टर्स एक तरफ जो कह रहे हैं बहुत अच्छा है और दूसरी तरफ है समीर अरोड़ा का ट्वीट जो उन्होंने कल देर शाम किया, जिसके ऊपर काफी सारी वाद विवाद भी खड़ा हुआ है। चलिए विस्तार से और बात करेंगे इस पर, लेकिन लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। ब्रोकरेज हाउसेस क्या कह रहे हैं ये हम आपको बताएंगे कई कंपनियों के नतीजों के बाद। अब उनका व्यू क्या बन रहा है, नियति हमारे साथ जुड़ेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। और चलिए आप फोकस करते हैं एफआईएस की ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट्स पर, और यहाँ पर देख लेते हैं किस तरह का रुझान आज बनता हुआ दिख रहा है। ब्रोकरेजेस कहाँ नजरें बनाए हुए हैं। हमारे साथ हमेशा की तरह नीति जुड़ चुकी है और नीति से पूछ ले। नीति बताइए किन शेयरों पर रिपोर्ट्स आई हैं आज? जी पर रिपोर्ट्स आई हैं और जिस तरह से बेहतरीन नंबर उन्होंने कल पेश किए हैं, स्पेशली ऑपरेशनली, जहां पे एड रेवेन्यू ग्रोथ 29% जो आई है वो अबव एस्टिमेट्स आई है। आइसिंग ऑन द केक थी मैनेजमेंट की कमेंट्री, जो कि आगे का गाइडेंस भी बहुत बेहतरीन दे रहे हैं। यूबीएस मेंटेन करा अपना न्यूट्रल का कॉल, टारगेट प्राइस 435 का इन्होंने दिया है। ई कॉमर्स से हालांकि इनको स्लोअर ग्रोथ की उम्मीद है अगले 6 महीने में। जेबी मॉर्गन अपना न्यूट्रल का कॉल मेंटेन कर रहा है। टारगेट प्राइस इनका 410 का था, जिसे अभी बढ़ा के 445 कर रहे हैं। वहीं एबिटा के एस्टिमेट्स भी इन्होंने अगले 2 साल के लिए 2 से 3% बढ़ा दिए हैं। 26% मार्जिन आगे भी ये क्लॉक करेंगे, ऐसा मानना है जेपी मॉर्गन का। मगर अगर आपको 15% की अपसाइड की देख रहे हैं इस स्टॉक में, तो क्रेडिट स्विस की रिपोर्ट देखनी चाहिए, जो कि आउट परफॉर्म की रेटिंग दे रहे हैं। 475 रुपए तक का लक्ष्य इन्होंने दिया है। ऑपरेशनली बेहतरीन नंबर आए थे। पैट हालांकि इम्पैक्ट हुआ था क्योंकि हायर टैक्स रेट था, मगर जो मैनेजमेंट ने गाइडेंस दिया है 15 से 16% एड रेवेन्यू ग्रोथ का FY17 में, वो बेहद पॉजिटिव है। साथ साथ में जो गाइडेंस सब्सक्रिप्शन रेवेन्यू का है FY17 का, वो बेहद पॉजिटिव है। तो मैनेजमेंट की कमेंट्री पर ज्यादातर ब्रोकरेजेस बुलिश हैं और 475 तक के लक्ष्य आपको जी दिखा सकता है अगले 12 महीने में। हिंडाल्को पे क्रेडिट स्विस का आज आउट परफॉर्म का एक रेटिंग है। टारगेट प्राइस ही बढ़ा रहे हैं। 110 का टारगेट प्राइस था, जिसे बढ़ा करके अभी 115 का कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि नोवालिस ने अच्छे नतीजे पेश किए हैं अक्रॉस ऑल जियोग्राफीज। उनके बहुत ही बेहतरीन और स्ट्रांग नंबर्स आए हैं। साथ साथ में FY17 में कुछ डीलेवरेजिंग एक्सरसाइज हो सकती है, जिससे इनकी जो स्टॉक प्राइस है उस पर एक अपसाइड देखने को मिल सकता है। नोवेलिस का जो एबिटा अनुमान है FY17 और 18 यानी अगले 2 साल का, ये 7 to 8% बढ़ा रहे हैं। और ईपीएस का अनुमान ये मान के चल रहे हैं कि 3 से 5% बढ़ सकता है। 28% की तेजी हिंडाल्को आपको यहां से दिखा सकता है। 115 रुपए का लक्ष्य क्रेडिट स्विस दे रहा है। ले दो, क्रेडिट स्विस काफी बुलिश है हिंडाल्को के ऊपर, जैसा कि हमने आपको अभी बताया था कि नोवालिस के नंबर्स अच्छे आए हैं। शुक्रिया नियति आपका इस जानकारी के लिए। काफी सारे शेयर हैं जिनके आज नतीजे आने वाले हैं। हेवेल्स के नंबर्स आज आने वाले हैं। बागले साहब, चार्ट कैसे लग रहे हैं हेवेल्स के? इन्होंने जिस तरह से सिल्वानिया को बेचकर अलग कर दिया, जो काफी मुश्किल में थी, उसके बाद एक्सपेक्टेशंस यही है कि नंबर्स थोड़े अच्छे हो सकते हैं। चार्ट्स कैसे लगते हैं आपको? आदित्य, आपसे है ये सवाल। ओके।
वेल हेमंत, हेवल्स में देखें तो एक काफी अच्छा एक पैटर्न बनाया हुआ है। साथ ही साथ ओपन इंटरेस्ट में देखें कंटिन्यूसली इसमें हम एक लॉन्ग पोजीशन बनते हुए देख रहे हैं। कल के सेशन में करीब 10% इसमें ओपन इंटरेस्ट में एडिशन हुआ था, तो ओवरऑल स्ट्रक्चर काफी बुलिश है। आज जरूर खराब मार्केट के चलते स्टॉक नीचे खुलेगा, लेकिन अगर नीचे आता है 340 335 के आसपास आता है तो काफी अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी। नीचे में 322 के स्टॉप लॉस से एक लॉन्ग पोजीशन आकर चल सकते हैं। हमारा इसमें शॉर्ट टर्म टारगेट रहेगा 360 का, और 360 के ऊपर निकलता है तो 385 से लेकर 390 तक के टारगेट भी देखने को मिलेंगे। सो ओवरऑल स्ट्रक्चर बुलिश है। कोई भी करेक्शन आता है तो एज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी यूज करना चाहिए। तो ये राय इस वक्त हेवल्स पर। देखते हैं आज स्टॉक में किस तरह का रुझान बनता है। कल दिन के हाई पॉइंट पर जाकर बंद हुआ। आप देखिए फर्स्ट हाफ में कमजोरी, सेकंड हाफ में शानदार रिकवरी। चलिए लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद लेकर आएंगे आपके लिए प्री ओपनिंग सेशन। बताएंगे कैसे होगी भारतीय बाजारों की शुरुआत। और आज की शुरुआत इसलिए भी अहमियत रखती है क्योंकि एसजेएक्स निफ्टी लगभग 125 अंक नीचे है मॉरिशस के साथ टैक्स ड्यूटी में बदलाव के चलते। लेकिन इसके साथ ही हम आपको ये भी बताएंगे कि स्टॉक 2020 में आज कौन से 20 टॉप ट्रेडिंग आइडियाज दिए गए, लेकिन साथ ही आपका पसंदीदा जैकपॉट शेयर जो आपको देगा निवेश का एक बेहतरीन मौका। सारा एक्शन पहला सौदा में छोटे से ब्रेक के बाद।